कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं तो आता डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर लास्ट तक रहिएगा तो आपको व्याकरण से संबंधित जितना भी बेसिक चीज होता है, व्याकरण क्या होता है, भाषा क्या होता है, भाषा कितने तरह का होता है, व्याकरण कितने प्रकार का होता है, व्याकरण क्यों जरूरी होता है, बात समझे कि नहीं, भाषा का लिपि क्या होता है, तो ये सारे जो छोटे छोटे बात है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट तक केवल बने रहिएगा। आज के बाद फिर से किसी तरह कोई भी व्याकरण और भाषा से संबंधित कोई आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का आएगा मेरे दिमाग अपने दिमाग में, वो आता है कि भाषा क्या होता है। देखिए खूब दिमाग आराम से शांत करके एक एक चीज को समझिएगा। भाषा क्या होता है? तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि भाषा अगर हम देखेंगे उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से आया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाष धातु से मिला हुआ है। भाषा संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कहना या फिर बोलना होता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, भाषा संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? तो भाष धातु से बना हुआ है। एक एक चीज को ना बड़ी आराम से समझिएगा। जब चीजों को आराम से समझने लग जाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगा। किसी तरह क्वेश्चन से अगर घुमा फिरा के कहीं से भी आता है तो आप आराम से गर्दा उड़ा सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा बात ये कि इसका परिभाषा आप कैसे लिखिएगा। तो फिर परिभाषा लिखने के लिए आप बिल्कुल शांत मन से सोचिए। भाषा भाषा क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। भाषा लिखिए। भाषा नॉर्मल अगर हम लोग कहेंगे तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं, रखते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। यही ना बात है। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी अपनी अंदर की बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है ना। नॉर्मल हम कह, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी अपनी भावनाओं एवं विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। बड़ी आसान भाषा में समझ। दूसरी बात यहाँ पर यह समझना है कि आप ध्यान दीजिए, दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। लगभग अगर हम लोग देखेंगे तो पूरी दुनिया में 2796 भाषा, लगभग लगभग 2800 भाषा बोली जाती है। ठीक है ना। और उन भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और मतलब हिंदी देखेंगे, अंग्रेजी और चीनी भाषा, ये तीन भाषाओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी भाषा बोला जाता है, सेकंड नंबर पर अंग्रेजी और थर्ड नंबर पर हिंदी भाषा बोला जाता है पूरी दुनिया में। सो ये भाषा जो है ना बहुत व्यापक है। हिंदी भाषा जो है, भाषा हालांकि उसका रूप व्यापक होता ही है, लेकिन ये तीन भाषाएं जो है दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, कह रहा है प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। बात समझ नहीं। बेसिकली अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जितना भी भाषा दिखोगे ना, आप एग्जाम में भी जाते हैं पढ़ने तो देखिएगा उसमें लिपि लिखना होता है। बात समझ नहीं। अंग्रेजी भाषा का जब एग्जाम होगा तो उसमें लिपि लिखना होता है, रोमन लिपि। संस्कृत का, हिंदी का, ये सब भाषा का अगर एग्जाम आता है तो आप उसमें क्या लिखिएगा? देवनागरी लिपि। तो जितनी भी भाषाएं होती है उसकी अपनी एक लिपि होती है, उसकी अपनी एक व्याकरण होती है। बात समझ गई? कोई भी भाषा बिना लिपि, बिना व्याकरण का नहीं हो सकता है। देखिए लिपि क्या होता है? लिपि किसी भी भाषा को, बात समझे कि नहीं, कैसे लिखा जाता है उसके तरीका को बताता है। बात समझे कि नहीं? लिपि लिपि में क्या होता है? बहुत सारा लिपि चिन्ह होता है जो क्या करता है, किसी भी भाषा को सही ढंग से लिखने का तरीका बतलाता है। बात समझे कि नहीं? तरीका को सिखाता है। आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। जैसे आप हिंदी देखिए, हिंदी में आप क्या करते हैं? हिंदी में आप क्या करते हैं भाई साहब? दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं। बात समझे कि नहीं? जबकि वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि उर्दू में बाएं से दाहिने की तरफ लिखा जाता है, उल्टे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? तो ये सब तरीका है, बात समझ गए, जो लिपि को मतलब लिपि बताता है। जैसे देखिएगा हिंदी, मराठी, संस्कृत इसका देवनागरी लिपि है, उसी तरह अंग्रेजी का रोमन लिपि है, उर्दू का फारसी लिपि है, पंजाबी का गुरुमुखी लिपि है, उर्दू का कभी कभी कहीं कहीं खरोष्टी लिपि भी आपको मिल जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर आपको समझने वाला, याद करने वाला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है हिंदी का लिपि क्या होगा, मराठी का लिपि क्या होगा, अंग्रेजी का लिपि क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात ये आता है कि लिपि क्या होता है। अभी जस्ट देखिए स्क्रिप्ट जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लिपि किसी भी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। बात समझे कि नहीं? लिपि क्या है? तो किसी भी भाषा को, बात समझे कि नहीं, लिखित रूप में व्यक्त करने का, बात समझे कि नहीं, एक माध्यम होता है। लिखित रूप का मतलब क्या होता है? कोई भी भाषा को जब हम पेन पेपर से अपनी बातों को, अपने विचारों को जब उतार देते हैं, लिख देते हैं, बात समझिए, उसको अक्षर का रूप दे देते हैं,
उसे हम लिखित रूप कह देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका परिभाषा आप लोग बड़ी आराम से आप लोग दे सकते हैं। कहेगा क्या कि अर्थात यह भाषा को लिखित रूप में व्यक्त कैसे किया जाए इन्हीं तरीकों को बताता है। बड़ी आसान भाषा में आप लिख सकते हैं। लिपि क्या है? तो लिपि किसी भाषा को किस तरीका से लिखा जाए इसके, बात समझे कि नहीं, तरीका को बताता है। कैसे लिखा जाए इसके तरीका को बताता है, बात समझे कि नहीं। तो ये बेसिकली बहुत आसान है, इसको समझ जाइएगा, ठीक है। सभी भाषाओं की लिपि अपनी अलग अलग होती है। दूसरी, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मी लिपि से हुई। लेकिन ये ब्राह्मी लिपि जो है ना, देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीनतम रूप है और सबसे लेटेस्ट रूप पूछेगा तो नागरी लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा क्या देवनागरी लिपि का सबसे, बात समझे कि नहीं, प्राचीन रूप क्या होगा? तो ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का सबसे आधुनिक मतलब कि नवीनतम रूप क्या होगा? देवनागरी लिपि का नवीनतम का मतलब देवनागरी से पहले कौन से रूप में था ये, ठीक है ना। तो प्राचीन नागरी लिपि, यानी नागरी से देवनागरी बना। आई थिंक यहाँ तक कोई क्लियर मतलब दिक्कत नहीं हुआ, क्लियर हो गया होगा आपको। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि यहाँ पर सबसे पुराना यानी प्रथम रूप था देवनागरी लिपि का। और देवनागरी लिपि का, बात समझ नहीं, जो आधुनिक रूप था, बात समझ, आधुनिक रूप आप कह नहीं सकते, लेटेस्ट रूप जो कि आपको जस्ट जो देवनागरी लिपि था उसके पहले वाला रूप था वो आपको नागरी लिपि था, ठीक है ना। आपको 10th क्लास के हिंदी चैप्टर में भी बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। अब बात है कि ब्राह्मी लिपि का प्रचार लगभग 350 ईस्वी तक भारत में रहा, यानी भारत में 350 ईस्वी तक ब्राह्मी लिपि में चीजों को लिखा जाता था और उसको पढ़ा जाता था, समझा जाता था, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि के रूप में परिवर्तन होने लगा। उसके बाद वो गुप्त, कुटिल और प्राचीन नागरी लिपि में बदल गया। और लास्ट जो हमारा रूप था वो कौन सा है अभी के पीरियड में आपको देखेंगे, देवनागरी लिपि है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसको एक डेट समझ जाएगा, 350 ईस्वी तक बोला जाता है। दूसरी, देवनागरी लिपि में कुल 45 लिपि चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि देवनागरी लिपि में लिपि चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 45 है, 45। चलिए अब हम लोग मेन बात पे आते हैं कि यहाँ पर भाषा को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि भाषा को हम लोग मुख्य रूप से 3 तरह से देखते हैं, 3 तरह से बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं क्या कि एक ऐसा माध्यम, भाषा क्या एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जो अपने विचारों को, अपनी बातों को रखने, मतलब कि जिसके द्वारा अपनी बातों को, विचारों को रखते हैं, ठीक है। ये बात तो कह दिए बहुत आसान है। तो फिर वो तरीका कौन कौन सा हो सकता है अपनी बातों को रखने का किसी के सामने, ठीक है ना। तो तरीका 2 तरह से हो सकता है, बात समझे कि नहीं। एक तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए आप से कोई व्यक्ति सवाल पूछता है और आप उसको लिख के आंसर दे सकते हैं। उससे भी सवाल, जैसे एग्जाम में आप जाते हैं, बैठते हैं, तो आपसे सवाल आता है, पेपर पर लिख के आता है, आप भी आंसर अपने कॉपी में लिख के दे देते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपको लिखित रूप में दे दिए, तो एक लिखित भाषा हो जाएगा। दूसरी तरीका ये कि कभी आप देखिएगा इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है, वो मौखिक होता है, बस हमें ओरल होता है। यानी कहने का मतलब ये कि आपका एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपसे बंदा सामने से सवाल पूछ रहा है, सामने से आप जवाब दीजिए, अर्थात मुंह पर बात हो रहा है, ठीक है ना, तो उसे मौखिक कह सकते हैं। दूसरी ये सांकेतिक भाषा, एक संकेत के माध्यम से हो सकता है। जैसे आप देखिएगा जो गूंगे लोग होते हैं, ठीक है ना, वो ना बोल सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो ना बोल सकते, मतलब वो लिख के कुछ बता सकते हैं। तो फिर वो इशारा से, बात समझ नहीं, चीजों को ऐसे बुलाएंगे तो इसका मतलब आपको बुलाया जा रहा है, कहेंगे चल भाग यहाँ से, तो आप भाग जाते हैं, बात समझ नहीं, या चले जाते हैं, ठीक है ना। आपको तरीका क्या होता है कि आपको इशारा किया जाता है और आप उसको समझ के आप वैसा रिएक्ट करते हैं, वैसा काम करते हैं, बात समझ नहीं। और कोई आपसे पानी मांगता है, इस तरह आपको इशारा करेगा तो आप समझिएगा कि पानी मांग रहा है, ठीक है ना। आपको कोई ऐसे इशारा करेगा, इसका मतलब उसको भूख लगा हुआ है, खाना मांग रहा है, खाना देने का प्रयास कर रहा है, कुछ भी सिचुएशन के हिसाब से ये बताया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कि अपनी भावनाओं को हम 3 तरीका से रख सकते हैं। एक तो व्यक्ति के सामने तुरंत बोलेंगे, सामने टू सामने, मौखिक हो जाएगा। दूसरा कि हम लिख के प्रकट कर सकते हैं, जिसे लिखित कह सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, संकेत के द्वारा हम लोग प्रकट कर सकते हैं, जिसे सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समस्या बिल्कुल नहीं है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या विश्व में कुल कितनी भाषाएं होंगी। तो विश्व में ध्यान रखिएगा 2796 भाषाएं बोली जाती है। विश्व में कुल कितने भाषाएं? 2796। यानी अगर देखें तो मात्र चार कम होगा आपको 2800 में, ठीक है ना। इसलिए ध्यान में रखना ये है कि विश्व में लगभग भाषाओं की संख्या 2800 है, ठीक है ना। और बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा कौन बोली जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर चीनी, ठीक है ना। देखिए चीन जो है ना, ये जनसंख्या के माध्यम से आप देखिएगा तो ज्यादा है, हालांकि जनसंख्या के माध्यम से तो हम लोग भी अभी ज्यादा हो चुके हैं,
ठीक है ना। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, अलग अलग भाषा, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इस तरह की चीजों को जानते हैं, अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी बोलते हैं बहुत जगह पे। तो प्रॉपर हिंदी बोलने वाले जो है ना हमारे देश में क्या है, पूरे लोग नहीं मिलेंगे। साउथ बिहार में साउथ इंडिया में चले जाइएगा तो वहां पर अलग अलग भाषाएं बोल जाते हैं। कितने लोग को तो प्रॉपर तमिल, तेलुगु, मलयालम ये छोड़ के दूसरा कोनो भाषा नहीं आता है, ठीक है ना, हिंदी नहीं आता उनको। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा जो है वो आपको अंग्रेजी है, और तीसरे नंबर पर अपनी हिंदी आती है। फिर भी मतलब आप देखिए कि पूरी दुनिया में तीसरा नंबर पर हमारे हिंदी का स्थान है। तो सो आप समझ सकते हैं कि हिंदी का महत्व कितना है विश्व में। अब देखिए, भाषा जो होता है ना वो एक पहचान भी दिलाता है लोगों को किसी भी जगह का। आप अमेरिका में जाइए, वहां पर हिंदी बोलिए, ठीक है ना, तो और दूसरा कोई हिंदी जानने वाला होगा तो उसको अपनापन महसूस होने लगता है। बात समझे कि नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि भाषा के आधार पर, भाषा को लेकर के देश में कितना आंदोलन हुआ है, भाषा को लेकर के, भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने के लिए कितने आंदोलन हो गए। श्री राम पोटोलू, ठीक है ना, उनका पूरा नाम श्री राम पोटी श्री राम पोटियल्लू हो शायद नाम है उनका, ठीक है ना। वो आंध्र प्रदेश के बेसिकली थे, और आंध्र प्रदेश का स्थापना के लिए, ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे, रामोल्लू पोटी, ठीक है ना, श्री रामोल्लू पोटी, ठीक है ना, पोटी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट था आंध्र प्रदेश का स्थापना के लिए। बात समझे कि नहीं। वो आंदोलन करे हुए थे कि हमें क्या चाहिए, हमें तमिल भाषा के आधार पर, बात समझे कि नहीं, हमें एक अलग राज्य का मतलब दर्जा चाहिए। बात समझे कि नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहा है शुरू से ही कि भाषा जो था ना वो लोगों का इमोशन बन जाता है कभी कभी, ठीक है ना, और वो भाषा को लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। ये देखेंगे, आप देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, भारत के संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, संवैधानिक मान्यता दिया गया है। तो 28 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दिया गया। कितने भाषाओं को, आप देखेंगे 28 भाषा को, टोटल जो है 28 भाषा को मान्यता दिया गया हुआ है। किस अनुसूची में था, 8वां अनुसूची में मान्यता दिया गया हुआ है, ठीक है ना। आप वो 28 भाषा को के बारे में आप सोचेंगे तो सबसे ऊपर से ये, अगर कश्मीर में देखिए तो कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, आसामी, बंगाली, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद देखिएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है ना। ये टोटल जो है भाई साहब आप देखिएगा 22 भाषा है जो हमारे संविधान में इनको मान्यता दिया गया हुआ है। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है, शुरू से ही भाषा जो है लोगों का इमोशन बना रहा है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है कि भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अच्छा, आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए किस व्यक्ति का देहांत हो चुका था भूख हड़ताल बैठने के लिए, मतलब भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था उस दौरान, तो श्री रामल्लू पोटी, ठीक है ना। इसलिए ध्यान में रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहा, ठीक है ना। अगला बात यहाँ पर कह रहा है क्या कि खड़ी बोली या मानक भाषा क्या कहलाता है। देखिए, खड़ी बोली या मानक भाषा का मतलब क्या होता है। देखिए, भाषा तो एक नॉर्मल चीज है जो आप क्या समझ रहे हैं कि अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को रखने का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों को बताते हैं। लेकिन भाषा में क्या होती है, अनियमितता बहुत होता है, अशुद्धि बहुत होता है, जब तक कि उसमें कोई व्याकरण ना हो। बस समझ नहीं। अर्थात अगर कोई भाषा है जो लोकल लेवल पे बोला जाता है तो उसका कोई रूपे रेखा नहीं होगा। कैसे, जैसे हम लोग का भोजपुरी, ठीक है ना, जैसे मन करेगा वैसे बोल देता है। भोजपुरी जहां जाइएगा वो अलग अलग रूप का भोजपुरी मिल जाएगा। बात समझे नहीं। कहाँ घूमेगा रे लिया, कथी कह लिया, बात समझे नहीं। ऐसा ऐसा भाषा आपको बोलेगा लोग, ऐसा ऐसा आपको सुनने को मिलेगा भोजपुरी में जो आप कभी सुने नहीं हुईएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें नियमितता नहीं है, लोगों को जैसे समझ आता है वैसे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए भाषा को क्या करने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए, भाषा को मानक रूप प्रदान करने के लिए, उसको खड़ी बोली बनाने के लिए एक व्याकरण बना करके नियमों में बांध दिया जाता है। बात समझे कि नहीं। और जब तक कोई भी भाषा, अगर व्याकरण उसका नहीं बना है, कोई भी भाषा का कोई नियम कानून नहीं बन पाया है, तो उसमें एकरूपता नहीं आएगी, उसमें विभिन्नता दिखाई देगी। लोग जैसे मन करेंगे वैसे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लड़का हैं, ठीक है ना, या फिर लड़की हैं, अगर आप लड़का हैं और आपका दोस्त कह रहा है बड़ी सुंदर दिख रही है आज,
कहाँ जा रही थी, तो आप तुरंत उसको क्या कीजिएगा, पकड़ के लाइएगा, दूतारता पर समझ नहीं आ रहा तुमको, हम तुमको लड़की दिख रहे हैं। तो ये बात तुमको सिखाया कौन भाई, कि कैसे तुम्हें समझ आ गया कि ये हमको लड़की समझ रहा है? क्यों? क्योंकि जो लास्ट में वो रहा है, रही है, यहाँ पर है, उससे हम समझ जा रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, हमको लड़की के रूप में संबोधन कर रहा है कि लड़का के रूप में संबोधित कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें सीखने को मिलता है व्याकरण से, ठीक है ना। अगर व्याकरण नहीं सिखाता, व्याकरण नहीं होता, तो फिर रहा है बोलो चाहे रही है बोलो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बात समझ रही, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ पढ़े नहीं रहेंगे। तो इसलिए व्याकरण जब बन जाता है किसी भाषा का ना, तो उसमें एक रूपता आ जाता है, बात समझ रही। अब वो धीरे 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 वो स्टैंडर्ड बन जाता है, सारे लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, बात समझ नहीं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी भाषा उत्पत्ति के समय अनेकों रूप में होता है, यानी उसमें एक रूपता नहीं होती है, अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। किंतु जब उसका व्याकरण बनाकर उसे नियमों में बांध दिया जाता है, तो उसे एक, तो उसमें क्या हो जाता है, एक रूपता, तो उसमें एक रूपता आती है, तथा वह सर्वमान्य, सर्वमान्य का मतलब सभी लोगों के द्वारा मान्य हो जाता है, रूप प्राप्त करता है। भाषा के इसी रूप को मानक भाषा या खड़ी बोली कहते हैं। तो क्या हो गया, तो किसी भी भाषा को उसका व्याकरण बना करके उसके नियमों के अंदर बांधकर उसका सर्वमान्य रूप प्रदान करना, ठीक है ना, प्रदान करना क्या होता है, वहां पर खड़ी बोली कहलाता है। बात समझ नहीं, जब किसी भाषा का व्याकरण बना करके उसको सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, तो वह भाषा क्या हो जाता है, खड़ी बोली बन जाता है, यानी मानक भाषा बन जाता है। और जब तक उसका व्याकरण नहीं है, तब तक क्या हो रहा है, वो भाई साहब आपका खड़ी बोली मानक भाषा नहीं है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है। तो ये बात तो समझ आ गया। करा क्या, भारत में पहली बार खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में किया। मतलब ये कि अमीर खुसरो ने जो कविता लिखा, भारत में अमीर खुसरो का नाम बहुत है, ठीक है ना। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है और सितार का जनक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अमीर खुसरो के द्वारा जो पहली कविता उनकी लिखी गई थी, बात समझ नहीं, वो किस बोली में लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी, तो हिंदी भाषा के खड़ी बोली में लिखी गई थी, बात समझ नहीं, यानी मानक हिंदी भाषा में लिखा गया था पहली बार। उसके पहले लोग जो है ना, वो हिंदी का प्रयोग तो करते थे लेकिन मानक हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे, बात समझ नहीं। पहली बार जो है आपको अमीर खुसरो के द्वारा ये लिखा गया था। तो इसमें 3 क्वेश्चन देख लिए। एक तो देखे कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग जो कविता में किया गया वो अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो जो है तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो को सितार यानी वीणा, वीणा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, बात समझे कि नहीं। ये 3 बात हो गया। दूसरा ये कि विश्व के सभी भाषाओं को 7 भाषाओं के परिवारों में, 7 भाषाओं के परिवारों में बांटा गया है। आप देखिए, मतलब विश्व में लगभग लगभग 2800 भाषा है। इन सभी भाषाओं को खूब ध्यान में रखना है आपको, इन सभी भाषाओं को अलग अलग ग्रुप में रखा गया और सभी ग्रुप को एक परिवार का नाम दिया गया, बात समझ रहे। उस पूरे परिवार जो जो पूरा परिवार बना, उस पूरे परिवार का संख्या 7 बना, यानी 7 को ग्रुप में सभी भाषाओं को बांटा गया और सभी ग्रुप का अलग अलग नाम दिया गया जिसको भाषाओं का परिवार कहा गया, ठीक है। ये बात तो समझ आ गया। और भारतीय जो भाषा है, आप खूब ध्यान में रखिएगा, जिसमें हम लोग खूब अच्छे से समझ रहे हैं कि उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं, वो जो है वो भारोपीय भाषा के परिवार से बिलोंग करता है। यानी हिंदी भाषा जो है भारोपीय भाषा के परिवार से बिलोंग करता है, जो विश्व के सभी भाषा के परिवारों से सबसे बड़ी है और सबसे लोकप्रिय है, बात समझे कि नहीं। जितनी भी महत्वपूर्ण बोलियां आती हैं वह भारोपीय परिवार से आता है, ठीक है। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब आती है व्याकरण क्या होता है। अभी जस्ट देखें कि भाषा का व्याकरण बहुत जरूरी है। अगर भाषा का व्याकरण नहीं होगा तो वो भाषा क्या होगा, मानक रूप में नहीं होगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, उसका विभिन्नता बहुत ज्यादा होगा, उसमें उसमें अनियमितता, अशुद्धि बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। लोग उसके चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, लोग जैसे मन करेगा वैसे यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। जैसे घर के मुर्गी दाल बराबर, ठीक है ना, जैसे मन करेगा वैसे यूज करेंगे। तो फिर व्याकरण बनाया जाता है, उस भाषा के लिए नियम कानून बनाया जाता है। यानी नियम कानून कहने का मतलब जिस तरह देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है, सही ढंग से चलाने के लिए संविधान की जरूरत है, उसी तरह किसी भाषा को सही ढंग से उपयोग में लाने के लिए, ठीक है ना, सभी लोगों के द्वारा एक सर्वमान्य रूप से व्याकरण क्या किया जाता है, आपको
उसका व्याकरण का खोज किया जाता है। तो व्याकरण बेसिकली होता क्या है, किसी भी भाषा से संबंधित बहुत सारे नियमों का एक संग्रह होता है, जिसमें हम उस भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखते हैं। यही तो भाषा है, व्याकरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं व्याकरण क्या होता है। तो किसी भी भाषा का वह भाग जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसे ही हम उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। बहुत आसान है, समझ जाइए। अब भाषा के आधार पर व्याकरण का प्रकार हो सकता है, इसलिए कभी ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा कि व्याकरण कितने तरह का होता है, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि जितना भाषा उतना व्याकरण हो जाएगा। तो फिर इसका प्रकार नहीं, लेकिन हम मुख्य रूप से जो है ना भाषा को 3 रूपों में पढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, बात समझ नहीं, वो क्या होता है कि एक निश्चित रूप से, मतलब कि एक उसका एक पैमाना जो है वो एक निश्चित है, मापदंड उसका निश्चित है। ऐसा नहीं कि अनिश्चित चीजों को पढ़ना है। तो उसके हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो भाषा व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक तो हिंदी व्याकरण हो ही जाता है, दूसरा संस्कृत व्याकरण हो ही जाता है, और अंग्रेजी व्याकरण। ये 3 जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो सिंपल बात है कि हिंदी भाषा का वह भाग जिसके द्वारा हम हिंदी को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से समझ गए। अब आइए, अब कहता है क्या है, हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला, वर्ण विचार। आप देखिए किसी भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है ना, वो क्या होता है, वर्ण होता है। बात समझ नहीं। अब हिंदी भाषा की कहेंगे तो वर्ण होता है, अंग्रेजी भाषा कहेंगे तो लेटर होता है, उसी तरह आप संस्कृत भाषा कहेंगे उसका भी वर्ण होगा, उसी तरह आप उर्दू का देखिएगा तो उसी तरह उर्दू में अली भी होता है, ये भी क्या है आप देखिएगा तो एक तरह से वर्ण की तरह है उर्दू भाषा का, ठीक है ना। तो उसी तरह आप देखेंगे कि भाषा का जो अगर हम लोग देखेंगे उसका व्याकरण होता है, और व्याकरण का क्या होता है, अलग अलग रूपों में हम लोग प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें उसके जितने भी भाषा से संबंधित जितने भी चीज है उससे क्या होगा, संबंधित नियमों का इसमें संग्रह होता है, ठीक है ना। तो भाषा से संबंधित सबसे पहले वर्ण आता है, ठीक है ना। अब बहुत सारा वर्ण मिलेगा तो शब्द आएगा, अब बहुत सारा शब्द मिल जाएगा तो वाक्य बनेगा, और जब वाक्य बन जाएगा तो फिर वाक्य कैसा है, प्रश्न पूछा जा रहा है किसी का, या फिर किसी का क्यूरियोसिटी, किसी का मतलब कि एक तरह से किस तरह का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। उस भाषा का सही रूप प्रदान, मतलब कि वाक्य का सही रूप प्रदान करने के लिए हमें चिन्ह की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद वाक्य के बाद हम चिन्ह पढ़ेंगे, और लास्ट में हम छंद विचार हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन छंद विचार जो होता है बेसिकली जो कविता लिखना चाहते हैं, जो हिंदी भाषा में के अंतर्गत बहुत बड़ा जो है इतिहास रचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली ये प्रोसोडी, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बात समझना है कि आप देखिए अब 1 मिनट के अंदर रैपिड फायर के थ्रू समझेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी अपने अंदर की भावनाओं एवं विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है। भाषा 3 तरह से, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। पूरे विश्व में 2796 भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी, सेकंड नंबर पर अंग्रेजी, थर्ड नंबर पर हिंदी। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान दिया गया हुआ है आपके संविधान में, 28 भाषा को, 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। दूसरा ये देखेंगे कि भाषा का मानक रूप क्या होता है, तो जब भाषा का व्याकरण, मानक रूप या खड़ी बोली क्या होता है, तो जब भाषा का व्याकरण बनाकर उसे एक नियमित नियमों में जब बांध दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं खड़ी बोली, ठीक है ना। अर्थात जब भाषा का व्याकरण बना दिया जाता है तो वो खड़ी रूप में आ जाता है, मतलब खड़ी बोली के रूप में आ जाता है या मानक भाषा बन जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलने, किसी भी भाषा का वह भाग जिसके द्वारा हम उस भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण देखेंगे 3 तरह का, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत व्याकरण। उसी तरह आज की इसमें देखिए हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं, तो हिंदी भाषा का वो भाग जिसके द्वारा हम हिंदी को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। बात समझे कि नहीं। और हिंदी व्याकरण देखेंगे 5 प्रकार का होता है। एक नंबर में देखेंगे वर्ण विचार, दूसरा नंबर में आप देखिएगा शब्द विचार, शब्द विचार से बाद वाक्य विचार, वाक्य के विचार के बाद चिन्ह विचार, चिन्ह विचार के बाद आप देखेंगे छंद विचार, जिसे प्रोसोडी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टोटल आपका व्याकरण से संबंधित चीजें, आई होप कि ये वाला जो चीज है जितना भी पढ़ाया हमने बहुत अच्छे से आपने समझा होगा और बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ण के साथ। वर्ण क्या होता है, वर्ण विचार जो है हमारा पहला टॉपिक,
तो उसमें देखेंगे वर्ण विचार क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चीज़ों को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए।